नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं कुछ ना कुछ दे पाऊँ, खासकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए। आपको याद होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में एक ही एसेट पे बहुत सारे बैंकों ने लोन देना या फिर एक ही एसेट कई बैंकों के पास मॉर्गेज होना, ये कॉमन फ्रॉड का तरीका था। इट वाज अ कॉमन फ्रॉड ऑफ चीटिंग द बैंक्स बाय द स्पूरियस बोरोअर्स। लेकिन पिछले 10 साल में इसमें बदलाव आया है। बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इस बदलाव को जानते हैं, लेकिन 17, 18, 19 में इसमें और कुछ बदलाव आए हैं जो हम नहीं जानते। कि स्पेशली ये जो तुम्हारा 2016 के बाद में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जब से आया है, सबसे कुछ और सुविधाएं उसमें ऐड हो चुकी है। 2011 में जब ये 2002 में शायद 2002 में जब सिक्योरिटाइजेशन एक्ट हुआ था, उसके बाद में certain sections in SARFAESI Act had provided for setting up of a central registry. Somewhere in 2011, the Government of India notified the establishment of Central Registry of Securitization, Asset Reconstruction and Security Interest of India, principally called as SARFAESI. Hitherto banks were not that serious, especially the urban cooperative banks. Rather, the urban cooperative banks started picking up this SARFAESI the kind of thing somewhere in 2014-15. But by then the commercial banks had already made a lot of advances. There are several notifications issued by Government of India, and the first circular which was issued by Reserve Bank of India was for commercial banks in 2011. Then they issued another circular in 2013, 2014, 15. All these circulars were issued. If as a urban cooperative banker आप अगर किसी सिक्योरिटी में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, दैट क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन अ सिक्योरिटी कुड बी इन अ लैंडेड प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है, उसका आपको ये जो रजिस्ट्री है उसमें आपको ये चार्जेस रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। अभी इसको 10-11 साल हो गए कि हम लोग चार्जेस रजिस्टर करवा रहे हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल क्या करना है कि सरसाई में आप अगर नए आपकी जो लेंडिंग की एक्टिविटीज़ है उसके अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट आप रजिस्टर नहीं करते हो, तो आपने जिस बोरोर को उसकी जिस प्रॉपर्टी पे लोन दिया है उसके ऊपर कोई दूसरा बैंक भी उसको लोन दे देगा, और फिर पहला चार्ज किसका, दूसरा चार्ज किसका, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। इट्स नेसेसरी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द सरसाई रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स। मैंने कई बार देखा है कि सरसाई रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी ढिलाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक करते हैं, वो मत कीजिएगा। लेकिन पिछले 2-3 साल से रिजर्व बैंक ने भी सरसाई रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो पेंडिंग केसेस है, जहाँ पे आपका सरसाई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसका डिटेल्स उन्होंने लेना चालू कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है अ सेंट्रल रजिस्ट्री will ensure that all the charges of all the lenders are properly recorded and they are searchable. They are searchable on what basis? You can search the asset ID based search is available, and then PAN based search is available. So before lending anything to any individual borrower, आपको ये देखना है कि आपने चार्जेस या उस बोरोर की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और बैंक के चार्जेस है या नहीं है। क्योंकि अगर और चार्जेस ऑलरेडी है और वही प्रॉपर्टी आपको ये बोरोर ऑफ़र कर रहा है सिक्योरिटी करके, तो आप सावधान हो जाते हो। नॉर्मली आपके क्रेडिट अप्रेजल नोट में भी एक बदलाव लाना ज़रूरी है, बहुत से बैंकों ने लाया है, लेकिन कई छोटे बैंक इस बदलाव को देखते नहीं हैं। ये बदलाव क्या है कि तुम्हारे अप्रेजल में क्रेडिट जो बोरोर जो क्रेडिट फैसिलिटी मांग रहा है, वो तुम्हारे अप्रेजल में द सिक्योरिटी ऑफर्ड, ये जो कॉलम होता है उसमें आपको वेदर सरसाई सर्च इज टेकन एंड द फाइंडिंग्स ऑफ द सरसाई रिपोर्ट, वो नॉमिनल फीस में होता है, वो आप कर सकते हो। आप जब भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करते हो आपको 30 डेज़ के अंदर वो चार्जेस रजिस्टर करवाना पड़ता है, कंपलसरी है। यू हैव टू डू इट मैंडेटरीली बिकॉज दिस हैज़ कम आउट ऑफ दिस SARFAESI एक्ट।
तो ये अगर आपकी बैंक करती है तो भले अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप लेंडिंग के वक्त सर्च अगर नहीं लेते हो तो वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि द वेरी पर्पस विल गेट डिफीटेड ऑफ क्रिएटिंग दिस रजिस्ट्री। ये रजिस्ट्री का बहुत सारा एडवांटेज एज अ लेंडर आप सेफ लेंडिंग करने के लिए हो सकता है, या आपको प्रैक्टिस में लाना है। एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग सरसाई पोर्टल फॉर ट्रेसिंग द चार्जेस ऑफ अदर लेंडर्स, यू आर नॉट डूइंग गुड फॉर योर ओन बैंक। Having said that, you also know that somewhere in 2016, the Reserve Bank of India, the Government of India passed one very revolutionary act, and that revolutionary act was Insolvency Code, Insolvency and Bankruptcy Code. तो नॉर्मली छोटे बैंक वाले क्या सोचते हैं कि यार इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हम तो इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। मैं एक्चुअली आईबीसी के बारे में डिटेल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं आईबीसी हमें करना ही नहीं है तो क्या पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है। 2017 में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर निकाला था, शायद बहुत सारी बैंक उसको भूल गई हैं। अगर आप करते हो 2017 का जो सर्कुलर है वो सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। अभी ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 जब आया, तब उन्होंने उसमें ये प्रावधान किया था कि वो ये क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। और ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वुड बी यूज्ड बाय द लेंडर्स। अब ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या कहता है, इसका भी उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। IBC के अंडर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था, वो 2017 में था। इसके बाद दिसंबर 2017 में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर निकाला था। वो ये कहते हैं कि एज पर सेक्शन 238 ऑफ IBC 2016 द प्रोविजंस ऑफ द कोड शैल हैव इफेक्ट notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect of virtue of any such law। इसका मतलब ये है कि ये मैंडेटरी उन्होंने कर दिया। क्या मैंडेटरी कर दिया है कि IBBI ये कहता है कि IBBI ने एक संस्था रजिस्टर की है। दे हैव एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, अंडर विल बी द फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सर्विसेज अंडर IBBI गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस ये कहता है कि एज अ बैंकर यू मस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टन प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स वेयर अंडर, अब जिस किसी को भी पैसा देते हो, वो पैसा देने के बाद 1 लाख के ऊपर जो भी आप पैसा देते हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको NESL पे अपलोड करनी है। ये क्यों कर रहे हैं? करने की वजह एक ही है कि ये जो स्पूरियस बोरोर्स है, ये स्पूरियस बोरोर्स हर एक लेंडर को फंसाते न जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले 8-10 सालों में ऐसी कुछ चीज़ें लाए हैं कि ये इन चीज़ों के बारे में आपको सजग रहना ज़रूरी है। एज अ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर आपको ये देखना है कि आप जब लेंड करते हो तो उसका डेटा आप NESL में भी अपलोड करें। अभी इन दो संस्थाओं के अलावा आप पिछले 15-20 साल से जानते होंगे कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ को आपको डेटा रेगुलरली देना पड़ता है, जैसे सिबिल है और इक्विफैक्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये जो 4-5 कंपनियां आज मार्केट में है, आपको डेटा अपलोड करना है। किस लिए अपलोड करना है? रेटिंग ऑफ द बोरोवर। वो बोरोवर का रेटिंग आपको आ जाता है। आप अगर बैंक नहीं होते तो शायद इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप बैंक है, आपके पास पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंडर आपके पास लाइसेंस है, तो ये जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, इन रेगुलेटरी गाइडलाइंस को आपको किसी भी हालत में कंप्लाई करने की ज़रूरत है। ये आपके सेफ्टी के लिए है, क्योंकि ये आपके सेफ्टी के लिए है। आपको किसी भी हालत में इनका अनुपालन करना ज़रूरी है। ये सब जो सर्कुलर्स है वो मेरे पास है। अगर किसी बैंक को ये सर्कुलर्स नहीं मिलते हैं तो मुझे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल देता हूँ, उस ईमेल में आप ये सर्कुलर की कॉपी मांग सकते हैं, मैं देने की कोशिश करूँगा। लेकिन इंश्योर दैट योर टीम
complies with the SERSAI regulations, your team complies with the NESL regulations, your team complies with the CIC data updation. क्योंकि आजकल रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन में यही चीज़ आ रही है कि आपने अगर NESL नहीं किया है या फिर आप CIC की मेंबरशिप नहीं लेते हो, चारों पांचों CIC की मेंबरशिप लेनी है, वो अगर नहीं लेते हो तो आपने देखा होगा पिछले साल कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इसके ऊपर पेनल्टी लग चुकी है कि आप CIC के मेंबर नहीं बने हो। सिविल एक ही संस्था है, देयर आर 3-4 अदर कंपनीज विच यू हैव टू बी. सो दीज रेगुलेटरी गाइडलाइंस through oversight escape our attention. These are critical to ensure the quality of your assets, and you, if you do this, if you comply this, the chances of you getting cheated are limited. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ नया दूँ, आपको कुछ अवेयर करूँ कुछ चीज़ों के बारे में जिसका आप आपके बैंक के परिचालन में इस्तेमाल कर सकते हैं. ये 3 चीज़ों को आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा. Thank you for watching. If you like my videos, do share it, do subscribe. Thank you so much. Thank you.